हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप गाइस देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, बाय द वे, वैसे तो ये एक जो आज मैं करवाने जा रही हूँ, जो आज की क्लास है, वो हर एक लेवल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर मैं यूजीसी नेट वालों की बात करूँ, तो जो भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो भी यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम है, उसके बीच में रीजनिंग से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, क्या लेवल रहता है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल डीपली डिस्कस करूंगी मैं, हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझाऊंगी। बिल्कुल भी मिस मत करना इस क्लास को, अगर आप अपना एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लें। बाय द वे, मैं एक बात बता दूं फिर से, यूजीसी नेट का एग्जाम तो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर एक लेवल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। केवीएस का दे रहे हो, डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, एस्टेट दे रहे हो, एचएसएससी दे रहे हो, सीईटी स्पेशल, कोई मर्जी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स तो रीजनिंग के सेम ही रहते हैं, बस ऐसा होता है कि कोई एग्जाम हाई लेवल का होता है तो उसमें लेवल थोड़ा सा रीजनिंग का हाई हो जाता है, कोई कम लेवल होता है तो रीजनिंग का लेवल कम हो जाता है। बाय द वे, जो चैप्टर्स हैं गाइस, वो तो सारे सेम ही रहते हैं। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये स्पेशल पेपर। देखिए, जिसकी शुरुआत होती है गाइस ओड वन आउट से। चूज द ओड न्यूमेरिकल ग्रुप इन दिस क्वेश्चन। गाइस, मैंने ऑलरेडी ओड वन आउट के ऊपर जो है वीडियो डाली हुई है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया होगा, ठीक है, लेकिन फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि 4 ऑप्शंस होते हैं गाइस आपके सामने, 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से 3 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक जो होता है गाइस वो सबसे डिफरेंट होता है। तो जो आपका गाइस डिफरेंट होता है वही आपका होता है ओड वन आउट। ओड वन आउट मीन्स आप असमान को छांट रहे हो, एक विषम संख्या है, ओड है, उसको आप निकाल रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, आपके सामने जैसे ये ऑप्शन दिया है 8, 145, 9, 5, 169, 12, तो आपको ये पता करना है कि ये कैसे आया। अब देखो, जैसा कि मुझे लग रहा है कि जैसे ये 145 है गाइस, इन दोनों को आपस में हमने क्या बैलेंस किया होगा कि हमें यहाँ पर 145 मिला। समझ पा रहे हो बात को? इन दोनों को हमने क्या बैलेंस किया होगा कि 145 आया? नहीं समझ में आ रहा है? 8 + 9 किया होगा, नहीं, 145 तो आने से रहा। मल्टीप्लाई किया होगा तो भी नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है इसके अलावा कुछ किया हो। जब हम प्लस माइनस का इस करके बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं शायद इनकी स्क्वायरिंग की हो, शायद इनका क्यूब किया हो, तो इस तरीके से देख सकते हो। अब देखो, अब मैं एक काम कर लेती हूँ, इसकी स्क्वायरिंग करके देख लेती हूँ। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ, देन 8 स्क्वायर कितना आएगा गाइस? 64 आएगा। उसी तरीके से गाइस 9 स्क्वायर क्या आएगा? 81 आएगा। अब यहाँ पर मेरे सामने गाइस 145 सेटिस्फाई हो गया। अब मुझे गाइस दिमाग में ये लगा, अगर यहाँ पर 145 आ गया है, तो शायद हो सकता है कि बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें भी वही लॉजिक लगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है एक जगह लॉजिक लग रहा होता है, दूसरी जगह नहीं लग रहा होता। तो चलिए और भी ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं लॉजिक कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं, ठीक है। अगर मैंने गाइस इसको देखा, 5 5 का मैंने स्क्वायर बनाया गाइस 25, उसमें 12 का स्क्वायर 144 जोड़ा, जब मैंने इसको ऐड किया तो 169 आ गया। इसका मतलब हम बिल्कुल सही लॉजिक की तरफ जा रहे हैं गाइस, और वो सही लॉजिक ये कह रहा है कि इन दोनों का आप स्क्वायर कर दो और उसको आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, इसी तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ। 7 का है, 7 का स्क्वायर गाइस 49 और 11 का स्क्वायर 121, 9 और 1 10, 3 और 2 6 और 1 7, ठीक है, 170। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब तो गाइज आपको अपना ऑप्शन तो पता चल ही गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जो गाइज ये 9 है, इसका स्क्वायर आपका 81 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 और 1 6 होता है, 8 और 2 10, 306। अब आप खुद सोच सकते हो, आपका यहाँ पर 306 आना चाहिए था, जबकि आया कितना है आपका यहाँ पर 270, 270। दैट इज योर ओड वन आउट। इसका मतलब इन तीनों के बीच में सेम लॉजिक यूज हो रहा है, थ्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये जो एक है ये बिल्कुल डिफरेंट है, सो दैट्स वाई दैट्स ये आपका आंसर है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ भी ऐसी लाइन है जो मैं आप मुंह से बोल रही हूँ आपने मिसिंग कर दिया, तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को बैक जाके देख सकते हो, ठीक है। पीछे कीजिए, फिर से वही बात सुनिए, फिर से वही रिमाइंड कीजिए क्या बोला मैंने। ओके, मैंने अपनी तरफ से रिपीट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको, देखो, ये जो गाइज आपके जो पेपर्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि देखो वैसे तो आप अलग अलग एक टॉपिक करोगे पूरा, लेकिन जब चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन होता है तो आपको हर एक चैप्टर की नॉलेज मिल जाती है उससे। तो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको करने का यही बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए गाइस, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। गाइस, सबसे पहले ये जो लाइन होती है ना, ये पढ़नी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यहां से देख के करना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, अगर ये लिखा है तो इनमें से कौन सा बनता है। नहीं, हमारे माइंड सेट को क्या करना है, हमारे माइंड सेट को सबसे पहले ये इन लाइंस को पढ़ना है कि क्या यहाँ पर क्या लिखा है। कैन बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी फॉर्म, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, हमें इसको नोट करना है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। मतलब ये जो आपके सामने जो वर्ड दिया है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है। इसका मतलब बाकी के नहीं बनते तीन, तो एक ही है जो बनाया जा सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं। दो तरीके से इसको एलिमिनेट करते हैं। एक तो गाइज, जो भी यहाँ पर अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनके बीच में आप ये चेक करो, कोई ऐसा साउंड आ रहा है, कोई ऐसा जैसे मुंह से कुछ बोलते हैं, ऐसा साउंड जो कि इसके बीच में नहीं है। मान लो मैंने बोला नोज, मान लो ऑप्शन में नोज दिया है, नोज। अब आप ये बताओ, एग्जाग्रेट के बीच में एन वाला साउंड कहीं पर आया? ऑफ कोर्स सी बात है, तो नोज नहीं बन सकता, एन साउंड वाला नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है टैलेंट, बताओ क्या टैलेंट इसका आंसर हो सकता है? क्या इन सारे वर्ड्स को यूज करके टैलेंट बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पर एग्जाग्रेट दिया है और एग्जाग्रेट में एन नाम का साउंड तो आ ही नहीं रहा। एक होता है गाइज साउंड के बेस पे एलिमिनेशन, और एक एलिमिनेशन तो होता है गाइज अल्फाबेट्स के बेस पे। हमें अल्फाबेट्स देखने होते हैं किसमें कितने हैं, तो ये साउंड बेस पे हो गया। उसी तरीके से एग्जाग्रेट है, उसमें टारगेट है, ग्रेट, ग्रेटर। ठीक है, तो ये मुझे लगभग होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टैलेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऑप्शन एलिमिनेट्स कीजिए। ठीक है, अगर मैं गाइज यहाँ पर बात करूं ग्रेटर की, तो ग्रेटर के हिसाब से ये देखो, जैसा कि यहाँ पर जी आ रहा है, जी भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ई आ रहा है, ये भी आ रहा है, आर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, फिर टी आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है। अब ये देखो, बाय द वे देखने में गाइस स्पेलिंग बिल्कुल ही परफेक्ट और बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो पूरी स्पेलिंग है इसके बीच में देखो ग्रेटर, ये देखो जी आ गया, आर आ गया, ठीक है, फिर से ई आ गया, ओके, अब ये ए आ गया, टी आ गया, ई आ गया, आर आ गया। समझ रहे हो बात को? हमारे यहाँ पर आर कितनी बार आया बताओ? एग्जागरेट, आर कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, उसको दो बार नहीं ले सकते। ये होता है गाइज अल्फाबेटिकल एलिमिनेशन। क्योंकि गाइज मान लो यहाँ पर 3 बार दिया है और यहाँ 2 बार लिखा है तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ एक बार ही दिया है तो यहाँ 2 बार कैसे बना सकते हो? अगर यहाँ पर कोई अल्फाबेट गाइज एक बार आया है तो मैं उसको 2 बार नहीं बना सकती। ठीक है, एक टाइम पे एक ही अल्फाबेट लेना है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आर ली और मेरी स्पेलिंग में एक ही बार आर दिया है। उसी तरीके से गाइज ग्रेड की बात करती हूँ। ग्रेड में क्या देखो, जी है, आर है, ई, ए, टी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर हो सकता है। टारगेट चेक कर लेती हूँ, टी है, ठीक है, ए भी है, ओके, आर भी है, जी भी है, ठीक है, ए भी है, टी भी है, ई भी है। अब देखो 2 बार टी आ गया। हमारे यहाँ एग्जैक्ट ग्रेड में कितनी बार टी है? एक ही बार, लेकिन यहाँ पर कितनी बार टी है? 2 बार। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो गाइज आपने ऊपर ये पढ़ना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये पहले ऊपर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए क्वेश्चंस, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ओके, अगर अच्छा लगे तो कुछ भी समझ में ना आए तो भी कमेंट कर देना कि ये बात समझ में नहीं आई मैडम, दोबारा बता दो। ठीक है, और अगर कुछ समझ में आया है तो भी बता देना, थैंक यू बोल दे, थैंक यू बोल देना। ओके, चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स, फाइंड दैट वर्ड। देखो यहां पर क्या लिखा है, वर्ड नोट करो, कैन नॉट, मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब बाकी के 3 बनाए जा सकते हैं, वो वाला एक नहीं बनाया जा सकता, वो आपको सर्च करना है। ठीक है, वो कहां से सर्च करेंगे अब देखते हैं। यहाँ लिखा है एडवेंचरस, एडवेंचरस। अब आप ये देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखो यहाँ पर आर आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, एन है, टी, ये बनाया जा सकता है, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, उसी तरीके से साउंड की बात करूं, ऐसा आ गया, ठीक है, ओ आ गया, यू आ गया,
यहाँ पर एन भी है, डी भी है, ये भी सही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ट्रेंड, ट्रेंड में देखो टी आर है, आर है, ई है, एन भी है, डी भी है, तो टेन्योर नहीं बनता होगा, देख लेते हैं इसको चेक करके भी। टी आर है, ई आर है। अब देखो अपने एडवेंचरस में गाइस ई कितनी बार है, एक ही बार है। यहाँ पर ई कितनी बार है, 2 बार है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बाकी के तो सारे बिल्कुल परफेक्टली बनते मुझे यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना नाम से चैप्टर होता है रीजनिंग का, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजीसी नेट वालों अच्छे से देख लेना, ठीक है, मेरी तरफ से तैयारी चल रही है रीजनिंग की, और इससे लेवल अप भी करेंगे हम अपने क्वेश्चंस का, लेकिन ध्यान से देख लो, जो भी बच्चे अगर और भी किसी लेवल का पेपर दे रहे हो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, ध्यान से। चूज द वन विच डज नॉट फिट इन गिवन ग्रुप। इनमें से कौन सा ऐसा, ये भी ओड वन आउट का क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा फिट नहीं होता, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, ठीक है, कौन सा है अब देखते हैं। ये गाइस 15 है, इससे 216 बना, 25 है 343 बना। अगर आप ये सोचो कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, लेकिन यहां पर देखो कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये 67 है, ये 53 है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या होता है गाइस, जो ओड वन आउट होता है ना, वहां पर माइंड लगाना होता है। माइंड कैसे लगाना होता है, जैसा कि 1 और 5 है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं टोटल कितना आएगा 6, और गाइस 6 का क्यूब कितना है आपका 216, 216 होता है आपका 6 का क्यूब। उसी तरीके से ये 25 है, अगर मैं 2 + 5 कर दूं कितना आएगा 7, और 7 का क्यूब कर दूं 343। समझ पा रहे हो बात को, ये मैंने कैसे बनाया, मतलब यहाँ पर माइंड गेम होती है ओड वन आउट पे, खुद लॉजिक लगाना होता है आपको, इस तरीके से सर्च करना होता है, ठीक है। बाय द वे ओड वन आउट पे मैं वीडियो डाल दूंगी, मेरा अपना भी चैनल है गाइस, चाहो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, रीजनिंग शॉप नाम से मेरा गाइस अपना चैनल है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने अपनी रीजनिंग की, मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और इस पे अपडेट भी आती है मेरी, ठीक है, मेरा अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन आपको ताकि मिल जाएगा जो भी वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है गाइस, नोट कर सकते हो, रीजनिंग शॉप नाम से चैनल है। अब देखिए गाइस, उसी तरीके से 6 + 7 है, अगर 6 + 7 को मैं ऐड करूं देन कितना आता है 13, और 13 का क्यूब गाइस कितना है 2197। उसी तरीके से ये 5 और 3 है, 5 + 3 करूं तो टोटल कितना आएगा गाइस 8 आएगा, देन 8 का क्यूब कितना है आपका 512 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है 729, तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कैसे मैंने बनाया, इन दोनों को ऐड किया और इस तरीके से क्यूब्स बना दिए, ओके। और क्यूब कैसे लर्न करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर मैंने मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर भी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये है रैंकिंग, श्रेणी क्रम से क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम। इसको मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, आप साथ में इसको हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है नितिन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम अमंग, ठीक है, मतलब कोई भी पंक्ति है, कोई भी रो है, लाइन है, उसमें क्या है नितिन ऊपर से 16वें नंबर पे है, लेकिन नीचे से कहाँ है, नीचे से गाइज 29वें नंबर पे है। तो मैं एक काम करती हूँ, जैसा इन्होंने लिखा है ना एग्जैक्ट वैसा बना लेती हूँ। ये नितिन है, कहाँ क्या है ये, ऊपर से अगर इस पर्सन को देखा, ऊपर से ये नितिन नाम का पर्सन ऊपर से देखा तो ये 16 प्लेस पे है, और अगर इसी पर्सन को मैं नीचे से देखती हूँ तो ये पर्सन मुझे कहाँ दिखता है 29 प्लेस पे दिखता है। अब आपको गाइज जब मैंने रैंकिंग वाला चैप्टर कराया था तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि एक पंक्ति में एक पर्सन की पहले लेफ्ट की पोजीशनिंग दी है और एक राइट की दी है। जब हम क्या करेंगे, जब हम आपस में उसको जब ये देखेंगे कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो ये बताओ इस पर्सन को यहाँ से भी काउंट किया, यहाँ से भी काउंट किया, इसका मतलब ये पर्सन 2 बार काउंट हो गया, तभी हम इसमें से एक को लेस करते हैं क्योंकि इस पर्सन को हमने डबल काउंटेड किया। अगर मैं इस पंक्ति में पूछना चाहूँ टोटल कितने लोग हैं तो क्या आंसर आएगा बताओ, 16 और 29 को ऐड करोगे कितना आएगा, 6 और 9 15, ठीक है, 2 3 और 1 4 45। लेकिन एक पर्सन डबल काउंटेड हो गया है, इसका मतलब एक को घटाना पड़ेगा, तो इस पंक्ति में तो कुल कितने व्यक्ति हैं 44 व्यक्ति,
4 पर्सन्स। समझ गए? अब 44 व्यक्ति गाइज इस पंक्ति में है। अब उसके बाद क्या लिखा है ये तो हमने निकाल लिया। इन्होंने लिखा है वो पास द एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। ठीक है, 6 लोग ऐसे हैं, 6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, डिड नॉट गिव द एग्जाम। ठीक है, और 5 फेल हुए हैं। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास? मतलब गाइज इन्होंने टोटल स्ट्रेंथ पूछी है क्लास में बॉयज की कितनी है। अब आप ये देखो 44 लोग हो गए, 44 है। उसके बाद क्या लिखा है 6 लड़के ऐसे हैं। ये 44 गाइज टोटल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब मैंने यहाँ पढ़ा है ना तो यहाँ लिखा है जिन्होंने एग्जाम पास किया है। ये पास करने वाले, कुल नहीं है, कुल अब हम निकालेंगे। तो ये पास वाले हैं, पास वाले जिन्होंने पास किया एग्जाम। समझ गए? ये पास वाले हैं। तो 44 गाइज वो हो गए जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। ठीक है, उसके बाद 6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन वो ऐड तो होंगे ना कुल निकालने के लिए। उसके बाद 5 कौन से हैं? 5 वो है जो फेल हो गए, ये है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ये पेपर ना देने वाले हैं। 5 फेल वाले हैं, अनुत्तीर्ण वाले। तो टोटल कितने हो गए गाइस बताओ? 55। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि उस क्लास के बीच में कितने बॉयज हैं, देन आंसर क्या आएगा? 55। क्योंकि टोटल के लिए क्या करना होता है? सभी को ऐड करना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को बैक जाके देख सकते हो, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी, एनालॉगी मींस सिमिलैरिटी, सादृश्यता। कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को? देखो यहां लिखा है 18, उसके बाद 329। ठीक है, आपको इस प्लेस पे बताना है कौन आएगा। उसके बाद 489 है, फिर 23 से 534 है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर आपको गाइस स्क्वायर आते हैं ना तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, कैसे? आपको ये पता होगा कि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है गाइस 324। क्या आपको ये 329 लग रहा है ये 18 के स्क्वायर के आसपास का है? बिल्कुल आसपास का है, क्योंकि जो कनेक्शन इसका इसके साथ है वहीं पे ही सेम ऐसा इसके साथ कनेक्शन होगा और इसका भी इसके साथ ऐसा कनेक्शन है। ये होती है सिमिलैरिटी, समानताएं। ओके, अब देखो 18 स्क्वायर कितना होता है गाइस? 324। इसका मतलब इन्होंने इसमें 5 जमा किया होगा, जो इसका 329 बना। ओके, उसके बाद देखो अगर मैं 23 की बात करूं, 23 का गाइस इन्होंने स्क्वायर किया होगा, कितना हो गया? 529, जिसमें इन्होंने 5 जोड़ के 534 बनाया होगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसी तरीके से गाइस अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें जो ये 489 बन जाए? अब आप खुद सोचो, नियर का कौन सा है यहाँ पर स्क्वायर? बताओ। 22 का ही गाइस एक स्क्वायर होता है जो 484 होता है। ऑफकोर्स ही बात है, अगर मैं यहाँ पर 22 का स्क्वायर 484 लूं तो उसमें 5 ऐड करके 489 बना सकती हूँ। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 22। बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है और देखनी है। ओके, बाय द वे मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज और बिग अनाउंसमेंट कर दूं कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मेरा रीजनिंग स्पेशल कोर्स चल रहा है। रीजनिंग स्पेशल कोर्स की अपडेशन चल रही है अच्छी सी। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम। वो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स का जो है मैंने जो वीडियोस हैं, मतलब जो आप ये देखोगे कि 0 से लेके हीरो तक का लेवल मैं रीजनिंग का उसमें करवा रही हूँ। 0 से हीरो। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से नाम से सीखनी है, देन आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप उस कोर्स को खरीद सकते हो, बिल्कुल ही कम प्राइस है। ठीक है, बिल्कुल ही मैंने अपना कोई बेनिफिट नहीं देखा, सिर्फ आपके बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए। ओके, आप ये देख सकते हो आपको बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग सीखनी है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अचीवर्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हो मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच बाय प्रीति मैम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ किसी स्पेशल एग्जाम के लिए, केवीएस के लिए, DSSS के लिए नहीं, हर एक लेवल एग्जाम के लिए गाइस। आप आसान से मुश्किल तक जितनी भी टाइप की रीजनिंग करना चाहते हो, जिस भी लेवल का पेपर देना चाहते हो, 10 नंबर की रीजनिंग करो चाहे 40 नंबर की रीजनिंग करो, हर एक लेवल आपका उस कोर्स में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए बिग अनाउंसमेंट थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो हो ही चुका है। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज थर्सडे, देन द डे आफ्टर टुमारो इज। ठीक है, बीते हुए कल से एक दिन पहले आपका वीरवार था। ठीक है,
तो आपको बताना है आने वाले कल का अगला दिन। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहां पर जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मैं ऐसे फिगर भी बना सकते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ते ही समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा। देखो टुडे, इससे आगे आने वाले को कहते हैं टुमारो, और इससे पहले वाले को गाइस क्या कहते हैं, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे को गाइस कहा जाता है बीता हुआ कल, हिंदी में बीता हुआ कल। टुडे का मीन्स होता है गाइस आज, और टुमारो का मीन्स होता है आने वाला कल। ओके गाइस, अब देखो ध्यान से, द डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले, इसमें से एक दिन पहले क्या है गाइस, थर्सडे है। थर्सडे मतलब वीरवार है। अब आप खुद देखो तो बीते हुए कल को कौन सा वार होगा बताओ, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। तो फिर आज कौन सा वार होगा, आज सैटरडे होगा। ठीक है, शनिवार होगा। तो आने वाले कल में कौन सा वार होगा, रविवार होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, क्वेश्चन में पूछा है मतलब संडे। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है देन द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाले कल के अगले दिन कौन सा वार होगा, एक दिन बाद। आने वाले कल में एक जोड़ दो, आंसर क्या आएगा, मंडे, सोमवार। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया। ठीक है, वैसे आज आपकी मैं लाइव क्लास ही लेने वाली थी, लेकिन कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। पर बाय द वे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये येस्टरडे है, टुडे, टुमारो, बस जैसा लिखा है बोला है वैसा लिख दो कि आने कल से पहले, पहले वीरवार था ना, मतलब आज क्या है फिर, बीते हुए कल में क्या था, शुक्रवार। आज क्या है, शनिवार। कल क्या होगा, रविवार। उससे अगले दिन पूछा है मंडे, सोमवार। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज दिस वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से बहुत ही हाईएस्ट चांस होते हैं क्वेश्चन आने के पेपर में, और बहुत आसान भी होते हैं अगर आपने इसका लॉजिक समझ लिया ठीक से। देखो डिक्शनरी मतलब आपने इनको इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखो सब में एसओ 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 है पहले, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना अभी फिलहाल, एसओ एसओ कॉमन है। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है आर, ये एल, ये भी एल, ये भी पी, ये भी एल। मुझे ये बताओ हमारी एबीसीडी में, हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले क्या आता है, आर आता है, एल आता है, या पी आता है, क्या आता है? ऑफ कोर्स ही बात है एल ही आता है पहले। अगर यहाँ पर पहले एल आता है तो एल वाले कौन कौन से हैं गाइस, एक एल वाला ये है, एक एल वाला ये है, और एक एल वाला ये है। अब आपको गाइस ये देखना है कि इनमें से कौन सा एल वाला मैं सिलेक्ट करूं। अगर इसके बीच में भी गाइस एल है, इसके बीच में भी एल है, इसके बीच में भी एल है, तो एल वाले में सबसे पहले कौन सा लूं। इस एल के साथ गाइस आई है, इस एल के साथ यू है, और इस एल के साथ वी। ऑफ कोर्स सी बात है पहले मैं एल के साथ आई वाला लूंगी, क्योंकि मेरी एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है। ओके, ऑफ कोर्स सी बात है पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। अब देखो मुझे इसको बिल्कुल देखने की कोई जरूरत नहीं थी ना समझाने की, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी ऑप्शंस है गाइस सब में पहले टू ही आ रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है मुझे कई बार ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, हमें ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पर मुझे पता होता है कि मुझे देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बाय द वे अगला मैं जरूर देख सकती हूँ कि 3, 4 या 5 क्या आएगा, इसमें तो कुछ पता ही नहीं करना था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। सेकंड वाला हो गया। ठीक है, अब मुझे देखना है इन दोनों में से कौन सा एल पहले आएगा, यू वाला आएगा, वी तो बाद में आता है ना यू के, तो पहले आएगा आपका यू वाला, मतलब नंबर 3 वाला। तो पहले 3 आएगा, इसका मतलब सी और डी कैंसिल हो गए, कि 3 आ रहा है। और उसके बाद कौन सा आएगा बताओ, 5 आएगा, तो 5 वाले के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो मेरा ए ऑप्शन जो है परफेक्टली क्लियर हो रहा है, बी ऑप्शन कैंसिल। समझ गए, पहले एल वाला, फिर यू वाला, फिर वी वाला, इसके अकॉर्डिंग जो है ए ऑप्शन मेरा फॉलो होता मुझे नजर आ रहा है। ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल दिनेश सैड, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है गाइस। इसके ऊपर मैंने देखो ये क्वेश्चन तो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने मेरा बेसिक समझा हो, जिसने मेरा बेसिक समझा होगा ना ब्लड रिलेशन का, वही कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा चैनल, हमारे इसी चैनल पर ब्लड रिलेशन मैंने डाला हुआ है, बेसिक्स देख सकते हो वहां से। ठीक है,
मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर भी है, ठीक है, वहां पर भी बेसिक्स डाला ब्लड रिलेशन का। देखो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए दिनेश कह रहा है, क्या कह रहा है? शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे दादा की इकलौती बहू की बेटी। दिनेश क्या कह रहा है? मेरे दादा की इकलौती बहू की बेटी। समझ गए? हिंदी के बीच में ये एक्सप्लेनेशन है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए दिनेश कह रहा है शी इज द, शी कौन है? किसको डिनोट कर रहा है? उस गर्ल को, उस लड़की को, ठीक है, कि शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, मतलब मेरे दादा की इकलौती डॉटर, बेटी, डॉटर इन लॉ बहू, डॉटर इन लॉज डॉटर, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चंस को गाइस शुरू कहां से करना होता है? हमेशा माई से करना होता है, और माई कौन होता है? जो पर्सन बोल रहा होता है, वो माई को डिनोट करता है। ओके, जितने भी गाइस रिश्ते हैं ना उनको नंबरिंग दे दो। ग्रैंडफादर रिश्ता नंबर 2, उसके बाद रिश्ता कौन सा गाइस? डॉटर इन लॉ का रिश्ता, और नंबर 3, और उसके बाद कौन सा है? फाइनली बचता है 4 का, डॉटर का रिश्ता। अब जैसी फिगर बनी है बना लो। मैंने हमेशा जो ट्रायंगल है वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया है, और जो सर्किल है वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया। अब इस हिसाब से आप ये देखो, मेरे ग्रैंडफादर, दिनेश कह रहा है, ये हो गया गाइस दिनेश, ठीक है, ये हो गया गाइस दिनेश। दिनेश कह रहा है मेरे ग्रैंडफादर, दिनेश हो गया नंबर 1। इसके ग्रैंडफादर कौन होंगे? पहले दिनेश के एक फादर होंगे, और फादर के जो फादर होंगे वही होंगे दिनेश के ग्रैंडफादर, जो कि कौन है? नंबर 2। ग्रैंडफादर की इकलौती बहू कौन सी होगी गाइस? ये ग्रैंडफादर की इकलौती बहू, पहले इसके इकलौता बेटा ये है, और इकलौते बेटे की जो घरवाली होगी, जो वाइफ होगी, वो इसकी इकलौती बहू होगी। और इकलौती बहू की बनानी कौन है? बेटी बनानी है, तो बेटी इसके नीचे आएगी, नंबर 4। इसका मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन खत्म होता है, इसका मतलब फोटो में वही पर्सन है, तो ये वही गर्ल है जिसकी तरफ इशारा हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पूछा क्या है? हाउ इज दिनेश रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो दिनेश का इस गर्ल के साथ क्या रिश्ता है? मतलब जिसका नाम पहले आता है उसका रिश्ता बताना होता है, तो दिनेश का इस गर्ल के साथ क्या रिश्ता है? ऑफकोर्स ही बात है, दिनेश इज ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, दिनेश इस लड़की का भाई है, जिसका नेम पहले उसका रिश्ता बताना है, बस। समझ गए? और फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अगर आपने ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझा है, बेसिक्स को, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके बीच में ब्लड रिलेशन डाल दूंगी, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। रेडियो है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, लाउड स्पीकर। अब आप ये देख सकते हो, इसके बीच में हम साउंड को ही प्रेफर करते हैं, इसमें भी साउंड प्रेफर होता है, आवाज, इसमें भी गाइस साउंड प्रेफर होता है, लेकिन इसके बीच में क्या प्रेफर होता है? साउंड तो होता ही होता है, लेकिन साथ में वॉचिंग भी होती है, ठीक है। तो टेलीविजन को देखने का भी काम किया जाता है। ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा ऑड वन आउट क्या है? ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। ऑड वन आउट के गाइस क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होते हैं, अल्फाबेटिकली भी होते हैं, जीके बेस्ड भी होते हैं। जरूरी नहीं होता कि रीजनिंग से ही क्वेश्चन आएगा ऑड वन आउट में। हिस्ट्री के, केमिस्ट्री के, साइंस के, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। जीके भी बेस्ट होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज 10:20, देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? देखो गाइस, अगर मैं एक घड़ी बना लूं, ये देखो गाइस, मैंने एक घड़ी बना ली, इसके बीच में बोला कि इन्होंने 10:20 बजाने हैं, ठीक है। 10:20 के ऊपर जब ये जो मिनट की सुई होगी पूरी 4 पे होगी, और ये कहां पर होगी? कुछ इस तरीके से 10 से थोड़ा सा ऊपर होगी, क्योंकि 10:20 हो चुका है। ओके, अब देखो क्या करना है हमें नेक्स्ट। क्या लिखा है? 10:20 है, देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? एक्चुअल टाइम देखो, वाटर इमेज, वाटर इमेज कह सकते हो कि इसकी ये वाटर इमेज दी है, ये एक्चुअल टाइम, जैसे मर्जी कह सकते हो। कुल मिला के ये टाइमिंग हुई है घड़ी में, ठीक है। अब देखो, वाटर इमेज का जो केस है ना, वो ये कहता है, वाटर इमेज को हिंदी में कहा जाता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में गाइस ये कहा जाता है, जो भी कोई भी चीज होती है, ऊपर वाली चीज नीचे दिखती है, नीचे वाली चीज ऊपर दिखती है, बट सेम डायरेक्शन में। कैसे?
जैसे मान लो ये 1 है, अगर मुझे गाइज इसकी वाटर इमेज बनानी है तो क्या होगा, ये लाइन ऊपर चली जाएगी, ये डंडा ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये कहाँ है, मेरे लेफ्ट में है ना, मेरे लेफ्ट में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको राइट में कर दूं। उसी तरीके से मुझे गाइस 2 की वाटर इमेज बनानी है। अब ये देखो, ये जो लाइन है नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ये सर्किल मेरे राइट में है, ये मेरे राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। मतलब वाटर इमेज के केस में नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, ऊपर वाली चीज नीचे, लेकिन बट इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहती है, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होता। समझ गए बात को। अब देखो मुझे क्या करना है, बाय द वे अगर इस घड़ी को मैं इसकी वाटर इमेज बनाऊं ना तो क्या होगा, ये सारे नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ लिखे ना वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 10:20, आप इनको भी अप डाउन कर सकते हो, शुरू से ले नंबर भी अप डाउन कर सकते हो, लेकिन अब मैं और घड़ी बना के इतना समय बर्बाद करने से अच्छा मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ। ठीक है, बाय द वे मैं इसके नंबर ऊपर नीचे कर सकती हूँ, इसके नंबर को ऐसे ही अप डाउन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, उस बात को भूल जाइए। आपने करना क्या है, देखो 10:20 है, आपको एक्चुअल टाइम बताना है। कुल मिला के आपको करना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1790। 1790 जो भी यहाँ पर लिखा है ना टाइम, उसको 1790 में से घटा दो। अगर आप इसको 1790 में से 10:20 को घटाएंगे तो आपके सामने क्या आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, 770। 770। अब देखो इसका मैं क्या करती हूँ, 770 को मैं आपको यहाँ पर रियल में टाइम बनाकर दिखाती हूँ। ये देखो 10:20 है। जैसा कि मैंने कहा ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी। अब आप एक काम कर सकते हो, जितना डिस्टेंस नीचे से उतना डिस्टेंस ऊपर से बना सकते हो। जैसा कि अगर मैं 6 से देखूं, इस 4 का डिस्टेंस कितना है, 1 2। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई बच्चा कमेंट में ऐसा नहीं बोलेगा कि मैडम इन अक्षरों को आपने ऊपर नीचे अप डाउन क्यों नहीं किया, वाटर इमेज क्यों नहीं बनाई। मैं इतना टाइम बर्बाद ना करके आपको घड़ी में एग्जैक्ट बता रही हूँ कि हैंड्स को हमें यहाँ पर कोई ड्रॉइंग नहीं करनी, हमने यहाँ पर गाइज ये देखना है कि इन नंबर्स की जो सुइयां हैं गाइज वो अप डाउन कैसे होती हैं, उनका क्या करते होते हैं। ठीक है, कुल मिला के यहां से ये जितना डिस्टेंस है ना, इतना इसका ऊपर से डिस्टेंस बना दो। नीचे वाली चीज ऊपर जाती है ना, इसका यहां से कितना गैप है, 2 पैर का गैप है, तो इसका ऊपर से भी 2 पैर का गैप बना दो ऐसे। इसका मतलब गाइज ये जो सुई है ये उठ के कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या होगा, अब ये वाली सुई देखो, जो आपकी घंटे की सुई है, जो आपकी गाइज घंटे की सुई है, ये कहां पर है, ये गाइज है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये 1 पूरा 1 है, और उसके बाद 2 से थोड़ी सी, 2 पे पूरी नहीं आई, थोड़ी सी ऊपर है, तो जितना ऊपर से उतना नीचे से बना दो। यहाँ से 1 तो ये 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना दो। इसका मतलब ये जो है एक एग्जैक्ट टाइमिंग होगी। अब ये टाइमिंग आपको कौन सी लग रही है बताओ, ये टाइमिंग आपको कौन सी लग रही है। ठीक है, आप खुद सोच सकते हो ये टाइमिंग कौन सी लग रही है। ये देखो एक लिया और यहाँ से थोड़ा सा आगे, जैसा कि मुझे यहाँ पर ऐसा देखने में लग रहा है कि ये अभी पूरी 8 पे तो नहीं आई। ठीक है, 8 पे तो नहीं आई, पर थोड़ी सी अलग सी लग रही है। अब ये बताओ 7:70, अब 7:70 कितने होते हैं सोचो। अगर आप इसमें से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपने लेना है 7:60, देन 7:60 का मतलब क्या होता है, मतलब 7 घंटे 60 मिनट, मतलब क्या हो गया, 8 बज गए ना। 7:60 का मतलब क्या होता है, 8 बजे। अब आपने गाइस लेना है 7:70, इसका मतलब उसमें 10 मिनट और डालने हैं, और अगर आप यहाँ पर 10 मिनट और डालेंगे, ये थोड़ा सा इधर आएगी, थोड़ा सा इधर आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 मिनट और डालेंगे देन ऑफ कोर्स सी बात है 8:10 हो जाएंगे, क्योंकि 7:60 का मतलब 8 बजे होता है, उसमें 10 मिनट और बनाओगे तो 8:10 हो जाएगा। देन आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आएगा, जैसे ये 1 है, ये 2 में थोड़ा ऊपर है ना, तो ये 1 है, ये 2 है, इसमें थोड़ा सा सॉरी यहाँ नीचे कर लेना। हाँ, ये थोड़ा सा गलती से ऊपर बन गया, इसको थोड़ा सा गाइज नीचे कर लेना। ठीक है, मैं फिर से बना देती हूँ। ये देखो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। जैसे ये यहाँ पर क्या था 1 2 थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पर 1 2 थोड़ा सा नीचे बना लो, तो ये 8:10 हो जाएंगे आपकी घड़ी में। समझ गए, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, ये जस्ट एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखो जैसे 15 है, मुझे बताना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये तो माइंड का गेम है, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसे आया। जैसा कि सबसे पहले दिमाग में मेरे प्रायोरिटी प्लस की जाती है कि मैं 4 और 2 को ऐड करूं तो 6 आएगा, 7 और 2 को ऐड करूं तो 9 आएगा,
कुल मिला के गाइस कितना आएगा 15, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 4 और 3 कितना होगा गाइस 7 होगा, 2 और 8 कितना होगा 10 होगा, तो 17 सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरीके से 7 और 4 11 होगा, प्लस 5 और 3 8 होगा, ये 19 बनेगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो देन फाइंड, अब फाइंड देखो इसी तरीके से 4 और 2 को ऐड करूं 6 आ जाएगा, 7 और 3 को ऐड करूं 10 आ जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आपका क्या आ जाएगा 16। देन योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 60। आई होप यू क्लियर गाइस, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सारे आपको प्रैक्टिस करवाती रहूं रीजनिंग की, ठीक है। क्योंकि आज वैसे मैं लाइव क्लास लेने वाली थी, लेकिन कुछ नेटवर्क की इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो है गाइस वो लाइव क्लास ही ली जाए, क्योंकि लाइव क्लास से थोड़ा सा आपके डाउट भी साथ में क्लियर हो जाते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो। ओके, और फाइनली जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर मेरा रीजनिंग स्पेशल कोर्स चल रहा है, रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये कोर्स ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, हर एक लेवल एग्जाम के लिए 0 से हीरो तक का लेवल है। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं अगर, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, आसान से मुश्किल 10 नंबर की रीजनिंग करनी है किसी पेपर में, 40 नंबर की, हर एक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक लेवल एग्जाम के लिए, स्टेट की तैयारी कर रहे हो, HSSC, KVS, नेट, प्रीवियस ईयर, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, आज की क्लास। और हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी लाइव रहेगी और उसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स में लेकर आऊंगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।